एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके प्रति लोगों का रुझान भी बहुत है और जिसके कारण से लोग भ्रमित भी बहुत हैं। बहुत से लोग इस विषय पर विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं रखते हैं और बहुत से लोग अंधविश्वास करते। विश्वास करना सही है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत है। इसीलिए मैं आपके अंधविश्वास को खत्म करने के लिए और इस वास्तु विद्या पर विश्वास पैदा करने के लिए इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। यह जो विद्या है, ये आज की विद्या नहीं है, किसी व्यक्ति की खोपड़ी की उपज नहीं है। आप समझो कि किसी व्यक्ति ने इस बारे में सोचा, विचारा और विचार करने के पश्चात इस विद्या का सृजन किया, वास्तु की विधि और व्यवस्था बनाई और सब तक पहुंचा दी। यदि आपका ऐसा सोच है तो यह एकदम निराधार है और गलत है। जैन धर्म में द्वादशांग के माध्यम से वस्तु तत्व का निरूपण किया गया। द्वादशांग में 12वां अंग है दृष्टिवादांग, और उस दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। द्वादशांग है, 12वां अंग का नाम दृष्टिवादांग है। दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो भगवान जिनेंद्र की वाणी को गणधर परमेष्ठी द्वादशांग के रूप में गुंथित करते, और द्वादशांग के रूप में जब गुंथित करते हैं तो आचारांग आदि जो द्वादशांग है उसमें 12वें अंग का नाम है दृष्टिवादांग, दृष्टिवाद अंग। उस दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। जो 5वां भेद चूलिका है, उस चूलिका के भी 5 भेद हैं: जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। क्या? जलगता, जल में गमन की प्रक्रिया है। जल के भीतर किस प्रकार से गमन किया जाता है, जल के ऊपर कैसे गमन किया जाता है, जल की जितनी विशेषताएं, इसका वर्णन करने वाला जलगता है। फिर स्थलगता, स्थल मतलब होता है भूमि, स्थल मतलब होता है
भूमि पर चलना, भूमि के बाहर क्या है, भूमि के भीतर क्या है, भूमि का परीक्षण क्या है, कौन सी भूमि शुभ है, कौन सी भूमि अशुभ है, कौन सी भूमि अच्छी है, कौन सी भूमि खराब है, कौन सी भूमि दोषपूर्ण है, कौन सी भूमि हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, यह स्थलगता चूलिका के अंतर्गत इसकी चर्चा है। इसके बाद मायागता, जिस प्रकार से माया जाल जो संसार में जादू आदि दिखाई जाते हैं, इंद्रजाल दिखाई जाते हैं, इसका वर्णन किया गया। रूपगता, जो रूप स्वरूप की बात होती है उसके बाद में, और आकाशगता, आकाश से संबंधित जितने भी ग्रह नक्षत्र की चर्चाएं हैं वो आकाशगता चूलिका के अंतर्गत आती है। तो ये 5 प्रकार की चूलिकाओं में जो दूसरी चूलिका है स्थलगता, स्थलगता चूलिका में 2,09,79,200 अक्षर प्रमाण पद है। इतना विस्तृत वर्णन भगवान जिनेंद्र ने किया है। 2,09,89,200 ये पदों की संख्या आचार्यों ने दी। लिख सकते हैं आप 2 करोड़, 2 लिखो, पहले मैं अंक बोले 2,09,8,9,2,0,0 2,09,8,9,2,0,0 2,09,89,200 पदों की संख्या है। अब आप इस संख्या को सुनकर के विचार करें कि जिन शासन में जिस भी विषय को कहा गया है उसका सामान्य कथन तो है ही नहीं। इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना विस्तार कि आप हम सब लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना विस्तार। तो इतने पदों के माध्यम से स्थलगता चूलिका का वर्णन आचार्य भगवानों ने किया है। अब देखो, अब इस स्थलगता चूलिका के माध्यम से जो वास्तु विद्या का कथन किया जाएगा, किसका कथन किया जाएगा? वास्तु विद्या। इसे प्राकृत में कहते हैं बत्थु विद्या। बत्थु विद्या एक ग्रंथ गणनी यारिका विशुद्धमती माता जी, जिनकी समाधि हो चुकी है, आचार्य शिव सागर जी, वीर सागर जी महाराज की वो शिष्याएं थी। उन्होंने इस ग्रंथ को सबसे पहले प्रकाश में लाया और उसके बाद वास्तु पर बहुत विचार होने लगा। तो उस ग्रंथ का प्राकृत में नाम है बत्थु विद्या। क्या नाम है? बत्थु विद्या। बत्थु मतलब वास्तु, विद्या मतलब विद्या। जो वास्तु विद्या है वो क्या है, इसकी चर्चा है। इस ग्रंथ को लिखने वाले निश्चित तौर पर कोई ना कोई जैनाचार्य तो हैं। नाम उल्लेख भले नहीं है, वो बात अलग। मैंने कल ही कहा था, हमारे आचार्यों ने लिखा तो है लेकिन अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा। उन्हें नाम की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वे नामना की कामना से कोसों दूर थे। वे नामना की कामना से कोसों, इच्छा ही नहीं थी कि मैं अपना नाम भी दूं। ऐसा विराट विशाल कार्य करते थे लेकिन अपने नाम का जिक्र नहीं करते। ये उनकी महानता है। वे ऐसा इसलिए करते थे, वे कहते थे मेरा क्या है, ये तो सिर्फ पूर्वाचार्यों की वाणी है, गणधरों की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है और मैं अपना नाम लिखूं, इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता। गणधर देव की वाणी है और मैं अपना नाम लिखूं, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। पूर्वाचार्यों के महान आचार्यों की वाणी है और मैं उस वाणी को अपनी वाणी कहूं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो ये उनकी लघुता थी और ये उनकी महानता थी कि उन्होंने अपना नाम कहीं से कहीं तक नहीं किया।
इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को सुनने और पढ़ने के बाद हमें नाम के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। जो नाम की भूख है ना, पेट की भूख तो खत्म हो जाती है, लेकिन नाम की भूख कभी खत्म नहीं होती। आदमी के पैर कब्र में लटके रहेंगे, फिर भी सोचता है कि पैर कब्र में लटके हैं, इसकी भी फोटो आ जाए, मेरी अर्थी निकल रही है, इसकी भी फोटो आ जाए, मेरी अर्थी में सबसे ज्यादा लोग थे, इसकी भी आ जाए। मरने के बाद भी वह चाहेगा कि बेटा मैं मरूं और फोटो छपवा देना मेरी अर्थी की। ये बड़ी बुरी भूख है। हमें सीखना चाहिए आचार्यों से कि नाम की भूख खत्म होनी चाहिए। कौन रहा, कौन रहेगा? बड़े बड़े लोग नहीं रहे तो हम क्या है? हमारा नाम हमारे मरने के 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 2 महीने बाद कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तुमको लगे कि नहीं लोग हमें याद कर कर के बरसों बरसों तक रोते रहेंगे, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। तो यहाँ पर ये इस ग्रंथ का नाम है बद्धु विद्या। क्या नाम है? ठीक है। अब ये जो ग्रंथ है, ये जो विद्या है, पहली बात तो निश्चित हो गई कि भगवान की दिव्य ध्वनि में बद्धु विद्या का प्रसरण हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि में यह बात आई। गणधर परमेष्ठी ने इस वास्तु विद्या को गुंथित किया, ये बात की। फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने इसे लिखा, ये बात निश्चित है। इसका मतलब है वास्तु शास्त्र, वास्तु विद्या प्रामाणिक है। पहली बात पहले समझ ले रहे आप। मैंने पहले ही कहा है, मैं आपको अंधविश्वासी नहीं विश्वासी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अंधविश्वासी नहीं बनाऊंगा, विश्वासी बनाऊंगा। तो पहली बात, भगवान की वाणी है, ग्रंथों के द्वारा गूंथी गई है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, और जब ऐसा है तो यह प्रामाणिक है। वास्तु कुछ नहीं होता है, ये व्यर्थ में बेवकूफ बनाने वाली विद्या है, ऐसा मत कहिए। क्योंकि ऐसा कहने से सीधे सीधे भगवान की वाणी का निषेध हो जाता है, उसका अवर्णवाद हो जाता है, जो हमें स्वीकार नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश्च। बोलो, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन। केवली का, सुत का, संग का, धर्म का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। और दर्शन मोहिनी का आश्रय अवर्णवाद से होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना? इतने काल के लिए आप हो सकते हो सम्यक्त से वंचित हो जाओ, और इतने समय सम्यक्त से वंचित हो गए तो कितना समय तुम्हें संसार का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मत करो, लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा कहना बंद कर दो। क्योंकि ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। हम तो अपनी माँ की वाणी पर विश्वास करते हैं। हमारी माँ कहती है ये तेरे पापा हैं, तो हम उन पर विश्वास करके जीवन भर उन्हें पापा मानते हैं, पिता मानते हैं। जब आप अपनी रागी द्वेषी संसारी माँ की बात को मान करके अपने पापा को पापा कह रहे हो, तो उसी प्रकार से ये तो जिनवाणी माँ है, रागा द्वेष से रहित है, ऐसा कोई कथन नहीं करती है। इसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। इसलिए
आप मां जिनवाणी पर संदेह की अंगुली नहीं उठा सकते। तो पहली बात, वास्तु शास्त्र है, वास्तु विद्या है, भगवान की वाणी में है, गणधरों के द्वारा गूंथी गई है और आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। इस पर आपको 101% श्रद्धान करना है। समझ में आया? तो पहली बात क्लियर हो गया। अपना कंसेप्ट एक साथ हम क्लियर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप चाहो कि मैं आज ही तुमको सारे मकान के नक्शे बना के बता दूं तो वो नहीं होगा। क्या वास्तु विद्या है? ठीक है, चलो। ये ग्रंथ हमारे यहां पर उपलब्ध है। किस आचार्य ने लिखा है उनका नाम उपलब्ध नहीं। चलो आगे इसी बात को विशेष रूप से जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है, वे कहते बत्तु बिज्जम भूमि संबंध मन्नम पी सुहाशुभ कारणम वन्नेदी। ये आचार्य धवला जी में पहली पुस्तक के पृष्ठ 113 में लिख रहे क्या? बत्तु बिज्जम भूमि संबंध मन्नम पी सुहाशुभ कारणम वन्नेदी। जो वस्तु विद्या है, जो भूमि के संबंध में कही जा रही है, वो सुख और दुख में कारण है। क्या? सुहासुहम कारणम वन्नेदी, वह सुख और दुख में कारण है। लो, ये भी निश्चित हो गया कि वस्तु विद्या है पहली बात, और वह वास्तु जो है वो हमारे सुख दुख में कारण बनता है। ये भगवान कह रहे हैं, साक्षात वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला जी लिखा उन्होंने कहा। ठीक है, अब धवला जी से बढ़कर के तो कोई प्रामाणिक ग्रंथ हमारे यहाँ है ही नहीं। प्रथम ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है। उस ग्रंथ के सामने किसी प्रकार का संदेह किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सुख दुख में कारण है, पक्का हो। अब कोई कहे कि वास्तु सुख दुख में कारण नहीं है, हमारा कर्म सुख दुख में कारण है। वास्तु सुख दुख में कारण नहीं, हमारा कर्म सुख दुख में कारण। वास्तु सुख दुख में कारण नहीं है, कर्म सुख दुख में कारण नहीं है, हमारा भाग्य सुख दुख में कारण है। क्या? तीन प्रकार की बात आती है। कोई कहता है वास्तु के कारण, कोई कहता है कर्म के कारण, कोई कहता है मेरे भाग्य के कारण। तीन के अलावा कोई चौथी बात? सुख दुख के तीन ही कारण दुनिया में गिनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने वाले हैं। वे कहते हैं हमारा कर्म ही सुख दुख में कारण है। यह 100% सत्य है। 100% हमारे कर्म ही सुख में कारण है, हमारे कर्म ही दुख में कारण है। जैनिज्म है, ये जैन दर्शन है जो इसी बात को मुख्यता से कहता है। परंतु जैन धर्म यही भी कहता है मेरे कर्मों में बहुत से बाह्य कारण निमित्त बनते हैं। मेरे कर्मों में बहुत से बाह्य कारण निमित्त। मेरे अशुभ कर्म का उदय तो है, लेकिन अशुभ कर्म के उदय के साथ अब मेरा जो इस समय भाग्योदय नहीं है, एक वह कारण बना। दूसरा, वास्तु आदि से रिलेटेड जो निमित्त हैं वो कारण बने। क्या बने? यदि ये कर्म का उदय अकेला कारण बने और बाहर का निमित्त कारण ना बने तो गलत हो जाएगा।
बाहर का निमित्त कारण बने और कर्म उदय कारण ना बने, ऐसा सबका समायोजन होना जरूरी है। आचार्य कहते हैं एक कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। एक कारण की निष्पत्ति में एक चीज से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, अनेक निमित्त हैं तब जाकर के कार्य संपन्न होता है। अनेक निमित्त मिलते। यहां पर आपको सिर्फ मेरा निमित्त मिला इतना अकेला नहीं है, मैं तो सर्वत्र जहां जहां विहार करता हूं वहां रहता हूं, लेकिन हर समय ऐसे योग थोड़ी बनते हैं। हर समय ऐसे योग, सबसे पहली बात तो चातुर्मास का निमित्त बिठाया गया और उस निमित्त को बिठाने के लिए बार बार निवेदन किया गया। आप बार बार निवेदन नहीं करते तो, आप श्रीफल चढ़ा करके निवेदन नहीं करते तो चातुर्मास होता क्या? निवेदन करने के साथ आप सबने वैसी मानसिकता बनाई, तैयारी की कि कुछ भी हो जाए हमें चतुर्मास करवाना ही है, और ये सारे निमित्त मिले तब मैंने स्वीकृति दी। अब मैं यहां आ भी गया, आने के पश्चात सारी श्रृंखला प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होने के बाद अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुंबई के बाद मैंने वास्तु पर कुछ नहीं कहा है। 6 दिन का एक सेमिनार रेणुसार जी को रोक करके वास्तु पर करना चाहिए। अब देखो, मेरे दिमाग में उस बात का उत्पन्न होना नहीं होती तो आज भी रेणुसार जी ही चल रहा होता। तो इसलिए कर्म तो है ही, लेकिन उसमें आपका वास्तु निमित्त बनता है। आपका वास्तु निमित्त, निमित्त को नहीं मानोगे तो उपादान फलीभूत हो ही नहीं सकता। उपादान में फल देने की ताकत निमित्त की वजह से ही आती है। मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, लेकिन मिट्टी अपने आप घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। यदि ऐसा हो तो खेत और खलियान में जहां तुम कल सोयाबीन बोकर के आए थे, रात भर में वो मिट्टी घड़ा बन जाए और सुबह तुम देखने जाओ तो खेत में सोयाबीन तो हो ना, घड़े ही घड़े हो, दिए ही दिए हो, सकोरे ही सकोरे हो, सुराही सुराही हो। क्या हो गया? क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, रात भर में खुद बन गई नहीं। मिट्टी को कुंभकार का निमित्त चाहिए, मिट्टी को कुंभकार का निमित्त चाहिए। अब कुंभकार मिट्टी को लाएगा, लाने के पश्चात क्या कुम्हार लेकर के आया तो तुरंत मिट्टी घड़ा बन जाएगी? नहीं, फिर कैसे बनेगी? अभी कुम्हार उस मिट्टी को रौंदेगा, उसका सारा कचरा बाहर करेगा, कंकर पत्थर एक एक चीज एकदम महीन मिट्टी तैयार कर। चलो इतना कर दिया, कुम्हार ने उसे रौंद दिया, घड़ा बन जाएगा? नहीं, अभी रौंदी हुई मिट्टी को लौंदा बनाया जाएगा। लौंदा बनाने के बाद क्या घड़ा बन जाएगा? नहीं, अभी उसे चाक पे चढ़ाया जाएगा। चाक पे चढ़ाते ही बन जाएगा? नहीं, चाक को घुमाया जाएगा और जैसा आकार देना है वैसा हाथ का सहारा दे 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 करके उसे उस आकार में परिणत किया जाए। क्या घड़ा बन गया? अभी घड़े आकार के रूप में तो तैयार हो गया, लेकिन अभी पानी भरने के योग्य। डाल मत देना उस कच्चे घड़े में पानी, अन्यथा पूरा बिखर जाएगा।
अभी उसे पकना पड़ेगा। जब पक जाएगा तो हो गया काम नहीं, अभी पकने के बाद सजाया जाएगा। उसे लिपाई पुताई करके शानदार तरीके से उसे श्रृंगारित किया जाएगा और फिर मार्केट में आएगा। मार्केट में आने के बाद आपके घर में आएगा। घर में आने के बाद उसे 3 टांगों के स्टैंड में बड़े सम्मान से रखा जाएगा और फिर पानी भरा जाएगा। अब पानी ठंडा होगा तब इतने सारे निमित्त मिले तब जा करके तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी मिला। तो निमित्त को हम नकार नहीं सकते। पहली बात तो वास्तु शास्त्र है, आगम से प्रमाणित है, भगवान की वाणी है। ये हमारे सुख दुख में कारण है। ये हमारे सुख दुख में कारण है। चलो, ये जब हमारे सुख दुख में कारण है तो हमारा मकान हमारे सुख में ही कारण बने, दुख में कारण ना बने, ऐसा हर मकान बनाने वाला सोचता है। नहीं, मैं जो मकान बनाऊं वो मेरे दुख का कारण बने, मेरी पत्नी के बीमारी का कारण बने, मेरे बच्चों के फेल हो जाने का कारण। कौन ऐसा सोचता है? हर प्रकार से मेरा मकान सभी के सुख में कारण बने, ऐसा सोच करके चलते हैं। ऐसा सोच करके चलते। इसीलिए अपना जो मकान है, अपना जो दुकान है, अपनी जो फैक्ट्री है, अपना जो मंदिर है, अपना जो चैत्यालय है, अपना जो कुआं है, अपनी जो बावड़ी है, एक एक चीज जो है वो हमारे सुख में कारण बने, इसका ख्याल रखते हुए बनाना और बनवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसी का निरूपण है। आचार्य कहते हैं, अशास्त्रम मंदिरम कृत्वा प्रजा राजा ग्रहम तथा तद ग्रहमशुभम गेयम श्रेयस तत्र न विद्यते। शास्त्र विधि से रहित अशास्त्रम, जैसा शास्त्र में कहा है, जैसा वास्तु शास्त्र में कहा है, उससे रहित मंदिरम कृत्वा, यदि कोई मंदिर बनाता है, प्रजा राजा गृहम तथा, राजा और प्रजा, राजा अपना महल और प्रजा अपना मकान बनाती है, तद ग्रहम, वह घर, अशुभम गेयम, अशुभ ही जानना, श्रेयस तत्र न विद्यते, वहां पर श्रेय नहीं होगा, यह साफ है। क्या कह रहे हैं? वास्तु के बिना आपने यदि मंदिर बनाया, राजा ने महल बनाया, आपने मकान बनाया, तद ग्रहम अशुभम गेयम, वह घर अशुभ है, वहां पर श्रेय अर्थात कल्याण नहीं हो सकता, उस घर में किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये आचार्यों की वाणी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मंदिर, मकान, दुकान जो भी आप बनाएं उसे वास्तु के अनुसार बनाएं। किसके अनुसार बनाएं? वास्तु के अनुसार। अब वास्तु के अनुसार बनाना है तो वास्तु कैसे जाने? वास्तु का जो अर्थ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा है। उन्होंने लिखा, वास्तुम अगारम, वास्तु का अर्थ अगार अर्थात घर है। वास्तु का मतलब क्या है? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है। वास्तुम अगारम, जो वास्तु का अर्थ अगार अर्थात घर है। अगार अर्थात घर। तो पहली बात, वास्तु का मतलब घर है। तो वास्तु विज्ञान, वास्तु विद्या अर्थात हमारे घर का जो विज्ञान है वह। अब सबसे पहले वास्तु परीक्षण के लिए, भूमि परीक्षण के लिए हमें तैयार होना। किस पर होना होगा? अब भूमि परीक्षण। यहां से क्लास बराबर प्रारंभ हो रही है ना? हाँ, चाहे मंदिर के लिए भूमि देखना हो, चाहे मकान के लिए भूमि देखना हो, या दुकान के लिए भूमि देखना हो, किसी भी चीज के लिए आपको भूमि देखना है तो सबसे पहले आता है भूमि परीक्षण।
क्या आता है? भूमि परीक्षा। भूमि की परीक्षा करिए। देखो, मंदिर बनाना समाज का एक सपना होता है और मकान बनाना एक गृहस्थ का सपना होता है। यार जीवन में एक छोटा सा ही सही, लेकिन मैं खुद का मकान बना लूं, ऐसी भावना। समाज जहां 10-20 घर इकट्ठे हो जाते हैं, उन सबका एक सपना होता है, हम एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना लें। ये भारत है, ये भगवान और मंदिरों की भूमि है। यहाँ आदमी अपना मकान भले ना बनाए, लेकिन भगवान का मंदिर पहले तैयार करता है। ये हमारे यहाँ पर ये जो भावना है, और यही भावना हमारे आस्तिक होने का परिचय देती है। क्या देती है? धर्म के प्रति ऐसी गहरी आस्था, आदमी अपने बच्चे के लिए खर्च करने में सोचता है, अपने बच्चे के लिए खर्च करने में सोचता है, लेकिन भगवान के लिए खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हजारों तो छोड़ो, लाखों तो छोड़ो, करोड़ों रुपए वह दान कर देता है। ये हमारी आस्था का परिचय है भगवान के प्रति। तो समाज मंदिर बनाती है और व्यक्ति मकान बनाता है। व्यक्ति मकान। पहले के लोग इतने उदार होते थे कि एक एक व्यक्ति अपनी लक्ष्मी का उपयोग करते हुए नींव से लेकर शिखर तक पूरे मंदिर का निर्माण करते थे। आजकल ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ हो गया। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन वैसी भावना नहीं रह गई। आपने कोटा शहर में ही, पुराने कोटा में, रामपुरा में आप जाकर के देखोगे, जो पास 5 मंदिर बने हैं, आप उनका इतिहास उठा करके देखना तो पता चल जाएगा, ये फलाने सेठ ने बनवाया, ये फलाने सेठ ने बनवाया। पूरा मंदिर तो बनवाया, मूर्ति भी लाया, वेदी भी लाया, प्रतिष्ठा भी करवाई और भगवान का विशालतम मंदिर तैयार कर। मैं जयपुर गया, वहां 24 महाराज का मंदिर है। एक जरा से स्थान पर 24 भगवान विराजमान। मुझे बताया गया कि आगरा से यहां पर एक मुनीम जी राजा के काम से यहां पर आए थे और आने के पश्चात तकरीबन 6-8 महीने यहां पर रहे। तो उन्हें लगा कि यहां पर हूं, कम से कम एक भगवान का मंदिर बना दूं। तो उन्होंने राजा के पैसे से ही 24 महाराज की, अर्थात 24 भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों का विराजमान करवा करके एक ही पोर्च में, वहीं पर आमने सामने जो पोर्च दिख रहा है 4 फुट का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का होगा, 6 फुट का होगा। उसमें दोनों तरफ 24 महाराज की मूर्ति विराजमान किया। और ऐसे लोग होते थे। आपने मूड़बद्री में रत्नों की मूर्ति के दर्शन किए होंगे। पहले के लोग विशालतम रत्न पाषाण मिलता था ना, तो ये नहीं सोचते थे कि इसे बेच करके मैं करोड़ों कमा लूंगा। वो जैसे ही श्रेष्ठ अखंड पाषाण मिलता था रत्नों का, तो वे तुरंत सोचते थे मैं इससे भगवान की मूर्ति बनवाऊंगा, और वे उससे भगवान की मूर्ति का निर्माण करवाते थे। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि तुम्हारे पास पैसा हो तो नींव से लेकर के शिखर तक पूरा मंदिर बनवाने का पुण्य कमाना, एक मूर्ति विराजमान करना, एक वेदी बनवाना, छत चढ़ाना, ये सब ठीक है, ये हमारी हैसियत नहीं है इसलिए, लेकिन पूरा कर सकते हो तो आपको नींव से शिखर तक वह भगवान का जिनालय, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। साथियों, तो समाज मिलकर मंदिर बनाती है, व्यक्ति मिलकर के मकान बनाता है, दुकान बनाता है, आपको जो आवश्यकता होती है वो बनाती है। चलो, तो भूमि परीक्षण क्या करना है यतीश जी? भूमि परीक्षण क्या करना है संजय?
अब भूमि की परीक्षा कैसे करें? जहां आप मकान बनाना चाहते या जो जमीन खरीदना चाहते हैं, आप उस जमीन पर जाइए, उस जमीन पर जाइए। खाली फोन में सौदा मत कर देना। स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर, आजकल जमीन बेचने वाले ऐसा लिखते, एरोड्रम से 15 मिनट की दूरी पर, इस बड़े हॉस्पिटल, बड़े स्कूल से 5 मिनट की दूरी पर। फोन पर डील नहीं करना है, भूमि पर जाना है, भूमि पर जाना है। और मैं कहता हूं पहले आप जाओ, उसके बाद आपके परिवार में जितने लोग हैं, जमीन पसंद आपको आ गई है, पसंद करके आओ। अपनी पत्नी से कहो, अपने बच्चों से कहो, अपने माता पिता से कहो, अपने भाई बहन से कहो कि जमीन देख कर के आया हूं, गजब की जमीन है, मजा आ गया। क्या क्या मजा? आपको मजा आ गया ना, परंतु अब एक बार अपने पूरे परिवार को लेकर के जाओ, पूरे परिवार को लेकर, और पूरे परिवार को ले जाने के पश्चात वो उस जमीन में खड़े हों। उनकी फीलिंग ही पहला भूमि परीक्षण है, उनकी फीलिंग ही पहला भूमि परीक्षण। सबसे महत्वपूर्ण है फीलिंग का वहां पर आना। जमीन एक आनंद दे, अरे आनंद आ गया यार, बहुत सुंदर जमीन है, तो आपको उस जमीन ने सबसे पहले आनंद दिया, खुश कर दिया कि बहुत अच्छी जमीन है। लोग अच्छा कहें और आप कहने लगो तो नहीं, आपको वैसा फील होना, क्योंकि आपको यहाँ पर रहना है। अब आप कहोगे जमीन फील कैसा करवाएगी? हाँ करवाती है। जमीन से अर्थिंग होती है। क्या होती है? क्या होता है? अर्थिंग। और उस जमीन में जब आप फील करना चाहो ना, तो 100% कोशिश करना नंगे पैर उस भूमि पर खड़े होने का। जूते पहन करके, चप्पल पहन करके खड़े रहोगे तो जो आपको अर्थिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी, आप वंचित रह सकते हैं। आप करके देखिए ट्राई, मैं गारंटी देता हूं जमीन आपको अपना गुणधर्म पहली ही बार में बतला देगी, पहली बार में मैं कैसी हूं। इसके अलावा और विशेष बात जो समझने की है, जितनी जमीन है उसकी दिशा देखकर, उसकी दिशा देखकर वो जमीन हमारी दशा को अच्छा करेगी या बुरा करेगी, दिशा से ही बोध हो जाएगा। अब क्या करना है? मकान जब बनेगा तब बनेगा, पहले जो घर का मुखिया है वो भूमि की फीलिंग करने के लिए नेत्रत्व कोण में खड़ा हो जाए। घर के जो बच्चे हैं वो जमीन को फील करने के लिए वायव्य कोण में खड़े हो जाए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भूमि को फीलिंग करने के लिए ईशान कोण में खड़े हो जाए। और घर की जो कामकाजी भोजन को तैयार करने वाली महिला है वो आग्नेय कोण में खड़ी हो जाए। ये 4 कोने में खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? नेत्रत्व में जो घर का मुखिया है उसे, वायव्य में घर के बच्चे हैं उसे, ईशान में घर के बुजुर्ग हैं उन्हें, और जो महिला है जिसके हाथ में खाद्य मंत्रालय है वो महिला आग्नेय कोण में खड़ी हो जाए। और वहाँ खड़ी होकर के सिर्फ और सिर्फ आपको 9 बार नमोकार मंत्र जपना है। क्या करना है? ये सब सहारे लेना है। आप 9 बार नमोकार मंत्र जपना।
आपको वहां पर कैसा लग रहा है आप फील करना। अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने ये कर लिया। उसके बाद सभी के सभी लोग अपने कोने से चल कर के उस जमीन के मध्य भाग में इकट्ठे हो जाएं। मध्य भाग में इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे होने के बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ मुख कर ले। अभी यहां पर किसी को पीठ नहीं होना चाहिए, ब्रह्म केंद्र है, ब्रह्म केंद्र है। यहां पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें। पॉजिटिव ऊर्जा आपको वहां पर समझ में आए। चारों कोने से चलकर आप ब्रह्म केंद्र में आ गए और आने के बाद एक दूसरे के मुख कर तरफ मुंह करके अब बात प्रारंभ करो। कैसा लगा? कैसी है जमीन? एक दूसरे से बात करना है। जो नैऋत्य वाला है वो ईशान वाले से पूछ रहा है, वायव्य वाले से पूछ रहा है, आग्नेय वाले से पूछ रहा है। तब एक कैसी लगी जमीन? मुझे तो अच्छी लगी। कौन कह रहा है? नैऋत्य वाला, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा। वायव्य वाला कहता पापा जमीन तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया। इसका मतलब बच्चे का यहां पर पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। ईशान वाला कह रहे हैं बेटा जमीन तो बढ़िया है, ले ले। लेकिन महिला कह रही है मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, इतना मजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आग्नेय कोण में कोई खराबी है। या तो गड्ढा है, या उठा है, या चर्म दोष है, या अस्थि दोष है, या धातु दोष है उस जमीन में, इसलिए मजा नहीं आ रहा। तीन कोने के लोगों को मजा आ गया और एक कह रहा मजा नहीं आ रहा है, तो वहां पर दोष हो सकता है। और दोष हो सकता है तो उसका निवारण भी है। भूमि को खोद करके हड्डी को निकाला जा सकता है, चर्म को निकाला जा सकता है, लोहा आदि धातु है उसे निकाला जा सकता है। यदि गड्ढा है तो उसे भरा जा सकता है, यदि ज़्यादा ऊंचा है तो उसे प्लेन किया जा सकता है। ऐसा दिख रहा है तो उसे प्लेन करके फिर उसके बाद उसे खड़ा किया जाए। फिर वो कहेगी हाँ मुझे मज़ा आ गया, अच्छा लगा। हुआ क्या? दोष था इसलिए मज़ा नहीं आया, और दोष समाप्त होते ही मज़ा। मकान बनने के पहले ये सारे काम आप महीने 2 महीने भी बर्बाद होते तो हो जाने देना, लेकिन ये सब कुछ करना, उसके बाद ही नेक्स्ट कदम उठाना। तो भूमि परीक्षण क्या किया? इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम शास्त्रों में भूमि परीक्षण का आया कि अपनी भूमि के मध्य भाग में 1x1 का गड्ढा खोदें। 1x1 का गड्ढा, जितना चौड़ा उतना ही लंबा और जितना चौड़ा लंबा उतना ही गहरा। 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा, 1 फुट गहरा गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के पश्चात जो मिट्टी बाहर आए, मिट्टी बाहर आ गई है तो मिट्टी की स्निग्धता के बारे में बाद में बताऊंगा कि मिट्टी कैसी है। स्निग्ध है, रुक्ष है, काली है, पीली है, भूरी है, लाल है, इसके बारे में बाद में बताता हूं। अभी तो सिर्फ आप गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के साथ आप उस मिट्टी को ज्यों के त्यों उस गड्ढे में वापस भर दें। क्या कर दें? मिट्टी को गड्ढे में वापस। गड्ढा खोदा गया, अब भरना ही था तो खोदा क्यों? ये भूमि परीक्षण चल रहा है। क्या चल रहा है? गड्ढे को खोदे और खोदने के बाद गड्ढे को भर दे। वास्तु कहता है यदि गड्ढा भर रहे हैं और गड्ढा भरने के बाद मिट्टी ज्यादा हो जाती है, मिट्टी ज्यादा हो जाती है तो भूमि आपके योग्य है। ये आपके धन धान्य में, सुख सौभाग्य में, स्वास्थ्य लाभ में, वृद्धि में कारण बने। यदि गड्ढा खोदा है और बिल्कुल जितना गड्ढा था मिट्टी पूरी भर गई, ना कम हुई ना ज्यादा, वो भूमि सामान्य है, वो भूमि सामान्य है।
और यदि गड्ढे में मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई, गड्ढा दिख रहा है, तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये भूमि लेने के योग्य नहीं। ये भूमि परीक्षण। अब आप कहोगे गड्ढा खोदेंगे मिट्टी निकलेगी, टाइट जमीन थी तो जमीन में मिट्टी तो बढ़ने ही वाली है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारा भ्रम हो सकता है, लेकिन जो ज्ञानियों ने कहा है वो गलत नहीं होगा। मिट्टी का बढ़ना, मिट्टी का बराबर होना और मिट्टी का कम होना भूमि अशुभ है, बराबर होना भूमि ठीक है, लेकिन मिट्टी का ज्यादा होना भूमि शुभ है, भूमि ले लेना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भूमि को देखने गए हैं, उस भूमि में यदि आपको नेवला दिख जाए, क्या दिख जाए? नेवला दिख जाए, तो आपको भूमि का परीक्षण किए बिना आंख मूंद करके सौदा कर देना चाहिए। क्या? आंख मूंद करके सौदा कर देना। ये सगुन शास्त्र है। क्या है? सगुन शास्त्र है, और उसके अनुसार से कथन है, आपको वो ले लेना चाहिए। इसके बाद यदि उस भूमि में कौवे ज्यादा आकर के बैठे हुए हैं, क्या? तो भी भूमि योग्य है। तो भी भूमि, यूं कौवा भले अशुभ हो, लेकिन यदि भूमि में उस स्थान पर ज्यादा कौवे हैं, वह भूमि आपके लिए श्रेष्ठ है। अब क्या कहूं? उल्लू भी ऐसा ही होता है। ये सगुन शास्त्रों का वर्णन कर रहा हूं मैं आपसे, वास्तु से हट करके है। इसी प्रकार से उस भूमि में यदि कोई पेड़ आदि लगा हुआ है, स्थान पर ऐसा कुछ है, और वहां पर उल्लू भी बैठता है, तो कहते हैं वह भूमि भी आपके लिए योग्य है, ले लेने जैसी। यूं मकान में उल्लू आकर के बैठने लग जाए तो अशुभ है, लेकिन खाली पड़ी जमीन में वहां पर उल्लू का वास है, तो वो जमीन आपके रहने के योग्य है। अब देखो, ये भूमि के परीक्षण का एक मापदंड है जो हमारे ज्ञानियों ने हमें बताया है, और उसके आधार से ही हम पढ़ करके, सुन करके, समझ करके कार्य करते हैं। और मैं ये सब बातें अब जो बोलता हूं, अनुभव से बोलने लगा। पहले जब मैंने पढ़ा था तब मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लगता था कि सब ऐसी ही बातें। लेकिन जब 2005 में तपोभूमि के लिए जमीन ली गई, तो वहीं से उज्जैन का वास्तु सुधरना प्रारंभ हो गया। उज्जैन का है ना, उज्जैन इतना डेवलप नहीं था 2005 तक, और मैंने उसी समय खुले मंच से कहा था कि ये तपोभूमि का जो निर्माण हो रहा है, ये पूरे उज्जैन के वास्तु को सुधारने में कारण और निमित्त बनेगा। उस समय प्रदेश के बहुत से मंत्रीगण भी उपस्थित थे, विधायक लोग भी थे, श्रेष्ठीगण भी थे। तभी मैंने कहा कि ये वास्तु सुधरेगा। क्योंकि पहली बात, उज्जैन का दक्षिण भूभाग हल्का था, और तपोभूमि के बनने से दक्षिण भूभाग भारी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक दिन में 1 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक 27 किलोमीटर लगातार मैं जमीन को देखने के लिए चलता रहा। इतनी जमीन मुझे दिखाई गई तपोभूमि के लिए कि महाराज ये जमीन, महाराज यो जमीन, सब रिजेक्ट करते गए। और जब उस जमीन जो तपोभूमि आज जहां है, जबकि वो डाउन में भी थी, गड्ढे में थी, एक बबूल के पेड़ के नीचे, जो बबूल का पेड़ आज भी सुरक्षित रखवा रखा है, सरकार से बोल करके भी और खुद से कि इसे काटने मत देना, इसी पेड़ के नीचे बैठ करके हमने तपोभूमि लेने का निर्णय किया था। आने वाले समय में चौड़ीकरण आदि कुछ हो और हट जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो सुरक्षित। वहाँ पर बैठे
बैठने के बाद हमें सबसे पहले उस जमीन में नेवला दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? नेवला दिखाई। फिर उसी जमीन में हमें दिन के टाइम पर उल्लू दिखाई दे गए, और कौवे तो वहां पर बिजली के तार में बैठे हुए ही थे। इस बात अपने को उस समय, कि मैं बहुत छोटा था, 2005, 20 साल हो गए, उस समय इतनी अकल नहीं थी जितनी आज है। अनुभव का फर्क पड़ता है, 20 साल का बहुत बड़ा अनुभव होता है, 5 और 25, 20 साल। 20 साल में मैं बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत से अनुभव आए, वो सबको देखा। वहां पर हमारे साथ में एक वास्तु को जानने वाला देवेंद्र करके व्यक्ति था। वो पेंडुलम के माध्यम से जमीन को देखता था। उसने अपना पेंडुलम यूं निकाला, और जैसे ही निकाला उसका पेंडुलम इतने जोर जोर से राउंड लगाने लगा कि पूछो मत। मैंने कहा देवेंद्र नाटक मत कर, तू अपने हाथ से हिला रहा है। बोले महाराज श्री मैं हाथ से नहीं, है अपने आप, पेंडुलम की प्रक्रिया ही ऐसी है, जहां की भूमि जागृत होती है ये पेंडुलम अपने आप राउंड लगाने लग जाता है। और वो पेंडुलम घूमने लगा, बहुत घुमा, लगातार घुमा, जितने बार घुमाया बोले आप भी पकड़ कर देखो। उसने मेरे हाथ पकड़ाया तो वो राउंड यूं। मैंने कहा यार कमाल की चीज है कि इस पर विश्वास मत करो, ये कह रहा है कि हम कह रहे तो घुमा रहा होगा, लेकिन जो भी लेता है वो हिलने डुलने लग जाता है। बोले ये जमीन लेना है। बस हम लोगों ने उस जमीन को लिया और वहां पर तपोभूमि का निर्माण किया। आज तपोभूमि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे देश में उसका नाम है। इतने कम समय में कोई क्षेत्र इतना नाम प्राप्त कर ले, संभव नहीं होता है जो उसने प्राप्त किया है। साथियों, तो उसके बाद वास्तु पर विश्वास थोड़ा और बढ़ गया कि नहीं ये सब कुछ होता है। सगुन शास्त्र पर विश्वास बढ़ गया कि सब कुछ होता है, कि ये सब चीजें हैं। इसलिए भूमि के परीक्षण में ये सब चीजें मायने रखती हैं। आप कभी भूमि को देखने जाएं तो इन सब बातों पर ध्यान रखें, इन्हें नजरअंदाज ना करें। इन्हें नजरअंदाज आप पाएंगे कि वह भूमि आपके लिए सोना सिद्ध हो गई। आपको लगेगा मैंने जमीन नहीं सोना ही खरीद लिया, ऐसा फिर। तो इसीलिए आपकी फीलिंग में चारों कोने में आपके परिवार की फीलिंग, ब्रह्म केंद्र में आकर के उसकी चर्चा। सबको अच्छा लगे तो आंख मूंद करके डन कर दो। 3 को अच्छा लगे, 1 को अच्छा ना लगे तो उस स्थान पर, उस कोने में दोष हो सकता है, उस दोष का निवारण करो। 2 कोने में बेकार लगे तो फिर विचार करो कि हाँ इसे देखना है। और यदि 3 कोने में दोष लगे तो दोष का निवारण करने की जरूरत नहीं है, आपको ही उस जमीन से निकल जाना चाहिए, दूसरी जमीन जा करके देखना चाहिए। ये भूमि का परीक्षण है। भूमि का परीक्षण करने के बाद जमीन का आकार क्या है, जमीन की दिशा क्या है, वह आयताकार है, वह दक्षिण से उत्तर में लंबचौरस है, वह जमीन गोल है, वह जमीन षटकोण वाली है, वह जमीन अष्टकोण वाली है, उसकी दिशाएं खंडित हैं। ये सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई भी जमीन आंख मूंद करके नहीं ली जा सकती है, उसके बारे में ये सब कुछ देखना है। यदि आयताकार है 100 बाई 100, 50 बाई 50, 60 बाई 60, 70 बाई 70, 30 बाई 30, तो ये जमीन तो बहुत अच्छी जमीन मानी जाती है। क्या आयताकार क्या होती है? आयताकार जमीन में वास्तु का पूरी तरह से पालन किया जा सकता है, लेकिन यदि जमीन लंबचौरस हो तो उसमें दिशाएं खंडित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? फिर भी जिनमें दिशाएं टूटी हैं, खंडित हैं, गोल है, त्रिकोण है, ऐसी जमीन से तो
ये उत्तर और दक्षिण के मुख वाली लंबचौरस जमीन अच्छी होती है। लंबचौरस जमीन अच्छी होती, क्योंकि हर व्यक्ति की हैसियत बड़ा भूखंड लेने की नहीं होती। वैसे भी आजकल जमीन के भाव आसमान छू रहे, जमीन के भाव आसमान छू। सड़क की जमीन हो तो फिर तो कहना ही क्या, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। मेन मार्केट में हो तो लाख रुपए फुट तक की जमीन भी हो सकती है, जमीन भी हो सकती, ये सब कुछ है। तो अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा भूखंड ले सकते हैं, लेकिन हमें आयताकार या लंबचौरस जमीन लेने का प्रयास करना चाहिए। क्या आयताकार हो, 30 बाई 30 चलेगा, 20 बाई 20 चलेगा, 50 बाई 50 चलेगा, या फिर 20 बाई 50 है, 20 बाई 60 है, ऐसा लंबचौरस ये जमीन चलेगी। तो जमीन आपको पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही लेना है। पैसा उलझे ना, इसका ख्याल रखना। कई लोग जल्दी में सौदा कर देते हैं तो जो स्याही देते हैं वो भी डूब जाती, वो भी डूब गई। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी में निर्णय कर लिया। दिशाओं का फर्क पड़ता है, परंतु दिशाएं राशि के अनुसार काम करती हैं। दिशाएं राशि के अनुसार काम करती हैं। आप मार्केट में जाओ, अपन बजाज खाना चलते, कहाँ चलते? बजाज खाना। बजाज खाना जब हम चलेंगे तो बजाज खाना में आधी दुकान पश्चिम मुखी है, आधी दुकान पूर्व मुखी है या नहीं? अब हम चलते हैं सर्राफा मार्केट, उसमें दुकान ऐसी बनी है, आधी दुकान उत्तर मुखी है, आधी दुकान दक्षिण मुखी है। अब क्या करो? उत्तर मुखी वाले भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मक्खियां उड़ा रहे हैं, और दक्षिण मुखी वाले ऐसे लोग हैं जो मजे ले रहे हैं, मजा आ रहा है। ये हुआ क्या? तो इनका दिशाओं का संबंध जो है वो मालिक की राशि से संबंधित होती है। मालिक की राशि से संबंधित, किसके राशि पर, कौन सी राशि पर कौन सी दिशा चलेगी, और इस बात को जाने बिना यदि हमने सौदा कर लिया। अभी क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों को एक ही बात दिमाग में, उत्तर मुखी या पूरब मुखी, उत्तर मुखी या बस, अरे भाई दक्षिण तो लेने नहीं। गजब हो गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो वास्तु का कचरा फिट है वो अभी सामान्य रूप से है, और तुमने उसको ऐसे पकड़ करके रखा है कि उसी में आप फंस चुके हैं। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते ना, वैसे ही झोला छाप वास्तुशास्त्री होते। क्या होते हैं? जिसको कुछ नहीं आता है वो ऐसे बताता है जैसे ये तो बड़ा भारी वास्तुशास्त्री है। आपके घर आने वाले आपके ही मेहमान आपको ही ज्ञान दे के चले जाते हैं। अरे यहां पर फ्रिज रख रखी है, ये तो एकदम गलत स्थान है। इतना बोला और चले गए। अब तुम्हारे दिमाग में एक कचरा घुस गया, एक कचरा कि ये फ्रिज गलत रखी है। अब तुम्हारे पास उस फ्रिज को रखने का उससे अच्छा कोई दूसरा स्थान है ही नहीं, पर सामने वाले ने बोल दिया। अब जब तक उसका
डायरेक्शन तुम चेंज नहीं कर लोगे तब से तक वो कचरा दिमाग से निकलेगा नहीं। अरे तुमने ऐसा कर रखा है, ये तो एकदम गलत है। अरे भाई तू कब से वास्तु शास्त्री हो गया? मैं लोगों से कहता हूं, कितना भी तुम्हें वास्तु का ज्ञान हो, बिना पूछे अपना ज्ञान झाड़ना मत, क्योंकि तुम तो बोल देते हो, सामने वाला टेंशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। मत दो फोकट का ज्ञान, और कोई दे तो मैं तुमसे कह रहा हूं मत लो फोकट का ज्ञान। क्या तुम्हें पता है कि वो ज्ञाता नहीं है, उसकी बात एकदम निराधार मान करके भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो पहले अच्छे से ज्ञान करो, उसके बाद आपसे पूछा जाए तब जाकर के सजेशन दो, और सजेशन ऐसा देना कि उसे खर्चा ना लगे और काम हो जाए, खर्चा ना लगे और तोड़ फोड़ ना करना पड़े और काम हो जाए, ऐसा सजेशन देना। तो निश्चित तौर पर वो आपके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल कर के अपने पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त कर सकेगा। तो कितनी सारी बातें कर ली हमने। अभी सिर्फ और सिर्फ एक वेश तैयार हुआ है। अभी तो हमें एक एक चीज को अच्छे से जानना और समझना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तु पर विश्वास करना है, अंधविश्वास। आज का हेडिंग ही यही है, वास्तु विश्वसनीय है लेकिन अंधविश्वसनीय नहीं है। वास्तु पर विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज हमने इस वास्तु विद्या के माध्यम से जो थोड़ा सा समझा है, सिर्फ भूमि परीक्षण के बारे में हमने जाना है। आने वाला कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम अब उसकी बहुत गहराई तक, अंदर तक हम पहुंचेंगे। आप हम सब लोग मिल करके कल फिर यहीं पर उपस्थित रहेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।